Good morning, 8th class. This is your science lecture and today we will read about chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 आपका कौन सा था? फोर्स एंड प्रेशर. तो लास्ट टाइम हमने फोर्स के ऊपर 2 वीडियोस बनाई थी, वो आपने मेरे ख्याल से देख ली होंगी. अब प्रेशर के ऊपर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो प्रेशर क्या है? तो प्रेशर के बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में राइट करने हैं. मैं साथ में आपको पीडीएफ बनाकर भेज रही हूँ, तो ये पीडीएफ आप राइट डाउन करोगे नोटबुक के अंदर. ठीक है, चेक पॉइंट 1 आपने बुक में किया था क्योंकि वो फिलअप्स थे, और चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन आंसर है, तो आप वो नोटबुक में करोगे. और जो चेक पॉइंट 3 है, चेक पॉइंट 3 भी आपके जो हैं वो फिलअप्स हैं, तो वो आप बुक में ही करोगे. ठीक है, तो हम प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेशर में सबसे पहले वो उसने एक एग्जाम्पल दे रखा है. आपको 2 नाइफ्स दे रखे हैं, आपके पास 2 नाइफ्स हैं. नाइफ्स मीन्स चाकू. चाकू एक आपके पास ब्लंट है, दूसरा शार्प है. ब्लंट मतलब जो ज़्यादा शार्प नहीं है, और शार्प मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब उससे क्या होता है, कटिंग जल्दी हो जाती है. ठीक है, तो उन दोनों में से आप कौन सा चूज़ करोगे? नॉर्मली सी बात है, सबको पता है कि आप शार्प वाला चूज़ करोगे, क्योंकि शार्प से जो हमारी कटिंग है वो जल्दी हो जाएगी. ठीक है, तो उसने कहा है कि और जो शार्प वाला है वो हम डेली टाइम में मीन्स डेली यूज़ करते हैं, तभी वो शार्प हुआ है. और जो ब्लंट है वो हम यूज़ नहीं करते, तो इसी वजह से वो शार्प नहीं हुआ. फर्स्ट आपका ये दे रखा है. सेकंड उसने बता रखा है कि आपने एक नीडल लेनी है. नीडल जो है वो ब्लंट है. ब्लंट मीन्स नीडल जो है वो आपकी ब्लंट मीन्स मैंने आपको अभी बताया जो ज़्यादा शार्प नहीं होती. उससे आप ड्रेस बनाओगे, और वो ड्रेस नीटनेस और फाइनेंस. नीटनेस होती है आपकी स्वच्छ, फाइनेंस क्या होती है, सुंदर. कि आपकी क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस सुई से आप अच्छी और सुंदर ड्रेस बना सकते हो. तो यही चीज़ आपको बता रखी है इस पैराग्राफ में. मैंने आपको बताया कि इस पैराग्राफ में क्या क्या बता रखा है. ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो क्या कह रहा है कि वो जैसे चाकू के साथ हम कटिंग करते हैं, तो उसके पीछे जो है हमारी साइंस है. और जैसे नीडल के साथ हम स्टिचिंग करेंगे, उसके पीछे भी हमारी साइंस है. तो हमें इसी बात को डिस्कस करना है कि हमारी साइंस इस पर लगी कैसे. प्रेशर है, प्रेशर कहाँ से इस पे यूज़ हुआ है. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. Let us understand the science behind this situation. Whenever we cut an object with a knife, जब हम ऑब्जेक्ट को नाइफ के साथ कट करेंगे तो हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, थ्रू द एज ऑफ द नाइफ. किसके हम फोर्स अप्लाई करेंगे, किसके साथ? एज ऑफ द नाइफ यानी किनारे के साथ, नाइफ के किनारों के साथ. विच इज़ अ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. द अप्लाइड फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर द टूल एरिया ऑफ द एजेस विच इज़ इन अ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. इन द सिचुएशन द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज अ प्रेशर. अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए. ठीक है, आप मान लो आपके पास एक छोटा सा टमाटो है. टमाटो को आपने क्या करना है, आपको 2 टमाटो लेने हैं और 2 ही नाइफ्स लेने हैं. 1 शार्प 1 और दूसरा ब्लंट. शार्प के साथ देखोगे कि आप कटिंग करते हो. ठीक है, कटिंग करते हुए जो आपका शार्प नाइफ है ना, वो शार्प नाइफ और जो टमाटो है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. दोनों जो टमाटर है, टमाटर का जो एरिया है वो जल्दी कट जाएगा. किसके साथ? शार्प नाइफ के साथ. ठीक है, ठीक है, ये हम शार्प नाइफ की बात कर रहे हैं. तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर एक दूसरे कांटेक्ट में आकर आपका जो नाइफ्स के साथ है, हमारे जो पीसीज हैं वो जल्दी कट जाएंगे. ठीक है, तो उस जो सिचुएशन है उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया, और उस एरिया में मतलब टमाटो का जो एरिया है उस पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस एरिया को हम प्रेशर कहेंगे. ठीक है, इन केस ऑफ शार्प नाइफ एंड अ टमाटो द फोर्स अप्लाइड बाय अवर हैंड इज कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल एरिया. जो हमारा एरिया है वो स्मॉल है, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो टमाटो है वो जल्दी कटिंग हो रही है उसकी. ठीक है, देयरफॉर अ लार्ज प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ टमाटो द कटिंग बिकम ईजियर. अगर हम वैसे तो हम कटिंग कर रहे हैं, उसके कम प्रेशर लगा रहे हैं, अगर हम ज़्यादा उसी टमाटो पर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो उससे भी जल्दी कटेगा. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन अ बंक नाइफ. ये तो हमारा हो गया शार्प नाइफ की बात. अब हमारी आ गई ब्लंट नाइफ की बात. ठीक है, जो शार्प नहीं है, अगर हम उसका यूज़ करते हैं और वही सेम फोर्स हम क्या करेंगे, किसके ऊपर लगाएंगे? सरफेस ऑफ टमाटो के ऊपर. हमारा सरफेस ऑफ टमाटो यानी जो उसकी ऊपर वाली परत है उसके ऊपर लगाएंगे. तो जो हमारा
जो टमाटो है वो एज कंपेयर टू शार्प नाइफ लेट कटेगा, ठीक है। क्यों कटेगा? क्योंकि उस पर प्रेशर तो हम सेम, फोर्स तो हम सेम अप्लाई कर रहे हैं, हमने शार्प पे भी सेम अप्लाई किया और जो हम शार्प के साथ भी हमने सेम अप्लाई किया, लेकिन जब हम ब्लंट के साथ कर रहे हैं तब भी हम फोर्स जो है वो सेम अप्लाई कर रहे हैं, बट उसकी जो एजेस हैं, एजेस समझ रहे हो ना, जो उसकी जो हमारी चाकू के किनारे होते हैं वो शार्प नहीं है, इस वजह से हमारा जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है। फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से हमें जो है टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए शार्प नाइफ के लिए और ये पैराग्राफ आपके लिए ब्लंट नाइफ के लिए, ठीक है। जो फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ के साथ, एफ, ठीक है। उसके बाद जो एरिया है, मीन्स जो टमाटर का एरिया है, मीन्स अगर टमाटर छोटा है, टमाटर बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उस पर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, मीन्स काफ़ी बार प्रेशर थोड़ा लगाते हैं, काफ़ी बार ज़्यादा लगाते हैं। अगर हम जो एरिया छोटा है तो प्रेशर हम कम लगाएंगे, अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर हम ज़्यादा लगाना पड़ेगा स्पीड में करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वन कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो जो प्रेशर है और एरिया है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स में होंगे, मीन्स उल्टे होंगे। इनवर्स, हम कह रहे थे कि हमारा जो प्रेशर है और एरिया है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, मीन्स जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया हमारा कम होगा, ठीक है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर हमारा, मीन्स ये एक दूसरे के इन्वर्स में है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि प्रेशर एंड एरिया हैव इन्वर्स रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप है जो उल्टा है। द प्रेशर इंक्रीज, अगर प्रेशर इंक्रीज है तो द प्रेशर जो प्रेशर इंक्रीज है व्हेन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिक्रीज, एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। द प्रेशर डिक्रीज, अगर प्रेशर डिक्रीज है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होता है? उल्टा रिलेशनशिप। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पहले हमने क्या किया था, कटिंग ऑफ टमाटो की कटिंग किसके साथ की थी? शार्प नाइफ्स के साथ और ब्लंट नाइफ के साथ। दो सिचुएशन दे रखी थी ना। अब हम नीडल की बात करते हैं, ब्लंट नीडल की बात करते हैं। दिस एक्सप्लेनेशन वुड जस्टिफाई द आइडेंटिटी effect of blunt sewing needle on a dress. It would also explain that pins with pointed and easy to be fixed in paper or cloth cutting and piercing tools are made sharp to give easy and quick result. सेम रिजल्ट है। अगर ब्लंट नीडल है, ब्लंट नीडल से हमारी जो ड्रेस है वो अच्छी नहीं बनेगी, जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। और जो शार्प नीडल है, शार्प नीडल से क्या होगा, अच्छी तरह उसमें अंदर अच्छी तरह से स्टिचिंग हो जाएगी। अच्छी तरह से स्टिच होने के बाद, स्टिचिंग के ऊपर बेस होती है ना, तो ब्लंट नीडल से अच्छी स्टिचिंग नहीं होगी और जो हमारी शार्प नीडल है उससे स्टिचिंग अच्छी होगी, तो हमारी जो ड्रेस है वो अच्छी तरह फाइनेंस ड्रेस कह सकते हैं वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं जो एरिया प्रपोजली इंक्रीज टू रिड्यूस द प्रेशर, जो हमारे एरिया जो है वो प्रेशर को रिड्यूस करती है, ठीक है। जैसे अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। हैव यू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द विड्थ ऑफ टायर ऑफ मोटरसाइकिल एंड ट्रक? आपने सभी ने मोटरसाइकिल देखा होगा और ट्रक देख रखा होगा। जो मोटरसाइकिल है उसके जो टायर हैं वो छोटे हैं और जो ट्रक हैं उसके टायर क्या हैं, वो बड़े हैं। क्योंकि जो मोटरसाइकिल का जो हमारा वेट है वो कम है और जो ट्रक का वेट है, ट्रक का एरिया है वो ज़्यादा है और मोटरसाइकिल का एरिया जो है वो कम है, सभी को पता है। तो जो मोटरसाइकिल के टायर हैं वो कम है क्योंकि उसका एरिया कम है, ठीक है। और ट्रक के टायर जो हैं वो बड़े हैं क्योंकि उसका एरिया भी उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। द टायर्स ऑफ ट्रक एंड अदर हैवी व्हीकल्स आर मेड ब्रॉड एंड थिक। जो टायर्स के ट्रक हैं वो ब्रॉड मतलब बड़े और थिक होते हैं, ठीक है। So the force exerted by heavy weight of the vehicle is distributed over a वेज यानी लार्ज एरिया एंड द प्रेशर ऑन द रोड इज रिड्यूस। जो हमारा व्हीकल है वो किसके साथ, लार्ज एरिया के साथ होगा एंड द प्रेशर ऑन द रोड, जो हमारा रोड का प्रेशर है वो रिड्यूस होता चला जाएगा उसमें। इसी तरह हमारा पिलर्स, जो हमारे आपने ब्रिज के पिलर्स देखे होंगे, जो हमारा ब्रिज है वो किसके ऊपर स्टैंड है, पिलर्स के ऊपर स्टैंड है। और जो पिलर्स हैं वो पिलर्स का भी एक बेस बना होता है नीचे से। अगर वो बेस नहीं होगा, मान लो सपोज दैट हम पिलर्स को ऐसे ही खड़ा कर दें,
ठीक है, और हम उसका बेस तैयार ना करें तो क्या होगा कि जो हमारा ब्रिज है वो टूट कर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जो हमारे पिलर्स हैं, जो हमारा ब्रिज है वो किसके ऊपर खड़ा है, हमारे पिलर्स के ऊपर, और पिलर्स में बेस नहीं होगा तो इसकी वजह से जो हमारा ब्रिज है वो टूट सकता है। ठीक है, वो कह रहा है कि द पिलर्स ऑफ द ब्रिज एंड फ्लाईओवर्स हैव अ ब्रॉड बेस, उनका जो बेस है वो ब्रॉड यानी बड़ा, लार्ज एरियाज, so that the pressure due to the heavy weight of the bridge become bearable for the ground. Bearables means जो हमारे कह सकते हैं हम, जो हमारा ब्रिज है वो ब्रिज किसके ऊपर खड़ा है, पिलर्स के ऊपर, और जो हमारे पिलर्स हैं वो सह रहे हैं ब्रिज का वेट। ठीक है, क्योंकि जो उनका बेस है, नीचे जो उनकी सतह है वो ब्रॉड एरिया में फैली हुई है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये फैला हुआ है। जैसे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे पिलर्स ऑफ ब्रिज हैव ब्रॉड बेस, ये आपका ब्रॉड बेस बना हुआ है। ये बेस बना हुआ है तभी तो हमारे जो ब्रिज है वो पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर सपोज दैट हम पिलर्स को ऐसे ही खड़ा कर देते तो क्या होता कि जो हमारा ब्रिज है वो इस प्रेशर को, जो इस पे व्हीकल्स चलते हैं, इस प्रेशर को सह नहीं सकता। ठीक है ना, तो वो सहने योग्य ना बनता, तो इस वजह से वो टूट के नीचे गिर जाता। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर प्रेशर होता है या नहीं होता ये आपको एक्टिविटी में बताएंगे। तो वो एक्टिविटीज़ क्या है कि आपको एक वाटर ग्लास लेना है, डिस्पोजल ग्लास। तो डिस्पोजल ग्लास आप पानी का भरोगे, पानी का भरने से पहले आप एक बात उसमें ध्यान रखना कि उसके चारों तरफ आप 3 छोटे छोटे होल्स करोगे। ठीक है, और वो भी इक्वल डिस्टेंस पे, एक ही डिस्टेंस पे, मीन्स एक ही लाइन में। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो इसमें से पानी का फ्लो होगा वो इक्वल प्रेशर पे आएगा, इक्वल प्रेशर से नीचे आएगा। ठीक है, और सेम सिचुएशन अगर हम होल्स को क्या करें, एक होल्स टॉप पे कर दिया, एक बॉटम में कर दिया और एक मिड में कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि प्रेशर ऊपर वाले पे कम होगा, नीचे वाले पे ज़्यादा होगा, ऊपर वाले पे कम होगा, मिड पे मीडियम ही होगा। तो इसमें इन एक्टिविटियों से क्या पता चलता है कि जो आपका प्रेशर है अगर वो सेम डिस्टेंस पे है तो उसमें क्या है, अगर वो जो आपके होल्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे बन रहे हैं तो प्रेशर जो है वो आपका इक्वल है। अगर ऊपर नीचे हैं तो जो आपका प्रेशर, पानी का फ्लो आएगा वो ऊपर नीचे की वजह से आएगा, किसी में कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा प्रेशर है वो लिक्विड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रेशर इन लिक्विड्स ये बता रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर इन गैस। के गैस के अंदर प्रेशर होता है, गैस के अंदर प्रेशर होता है। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, एक टायर और दूसरा फुटबॉल। ठीक है, मान लो हम डेली लाइफ में टायर देखते हैं। ठीक है, टायर में अगर हवा है, ठीक है, तो हवा होने के कारण टायर जो है हमारा क्या होता है, हमारा ब्लोट्स अप रहता है। ब्लोट्स अप मीन्स फुला सा रहता है, मीन्स हमारा जो टायर है उसकी कंडीशन अच्छी होती है और वो व्हीकल्स में ईजिली चल जाता है। लेकिन अगर हवा कम हो जाती है तो क्या होता है, हमारा व्हीकल चल नहीं सकता, हम आगे तक में, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। आपने देखा होगा कि काफ़ी बार जो व्हीकल्स की हवा निकल जाती है तो हमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है। अगर व्हीकल्स में कम हवा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, जब व्हीकल्स में नॉर्मल हवा होती है या ज़्यादा हवा होती है तो उसमें क्या होता है कि कम फोर्स लगेगा। ज़्यादा फोर्स कब लगेगा, जब आपके व्हीकल्स में कम हवा होती है। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन द टायर्स ऑफ कार गेट पंचर्ड, आपकी कार जो है वो पंचर्ड हो जाती है। ठीक है, वो मैकेनिक जो है क्या करता है, उसके ऊपर जो है एक वो लगा देता है, क्या कर देता है, वो एक पैच लगा देता है। पैच लगाने मीन्स क्या होता है कि आपका टायर है, सभी ने, ये आपका डेली एग्जांपल है, आपको ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्योंकि आप डेली लाइफ में से देखते ही हो। जैसे आपका टायर है, टायर आपका पंचर हो जाता है, उसमें फिर क्या होता है, मैकेनिक क्या करता है, पहले उसको देखता है कि उसमें पंचर कहाँ पर हुआ है। ठीक है, पंचर देखने के बाद वो उस पर एक पैच लगा देता है। पैच अटैच करने के बाद उसमें दोबारा हवा भर देता है और वो दोबारा व्हीकल पे अटैच कर देता है, दोबारा व्हीकल जो है हमारा ईजिली चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या है, वो इसी में कह रहा है कि जब टायर पंचर्ड होता है, द एयर इनसाइड इट इज़ अ लीक्ड आउट, जो हमारी एयर है वो लीक्ड आउट हो जाती है।
जो हमारी एयर है वो निकल जाती है। ड्यूरिंग द रिपेयर द होल क्रिएटेड ड्यू टू द पंचर इज पैचअप, वही मैंने आपको डेली एग्जाम्पल का दिया था ना एग्जाम्पल, कि वो पैचअप कर देता है, उस पर एक पैच लगा देते हैं और उसमें हवा भर देता है। ठीक है, हमारा टायर जो है ब्लोट्स अप, यानी खिल उठता है, मीन्स कहने का मतलब कि वो अच्छी तरह से चल जाता है। ठीक है, उसके बाद है हम फुटबॉल का फुटबॉल लेते हैं कि अगर फुटबॉल में हवा कम होती है तो उसमें अगर हम किक करते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर उसमें हवा ठीक होती है, मीन्स जितनी नॉर्मल हवा होती है, तो नॉर्मल हवा होने के बाद अगर हम उसे किक करते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करती है, तो उसमें हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो सेम चीज़ कह रहा है कि प्रेशर ड्यू टू द एयर विच ब्लोट्स द ट्यूब ऑफ द टायर, सिमिलरिटी ऑफ फुटबॉल ऑफ बास्केटबॉल ब्लोट्स अप इन प्रॉपर शेप व्हेन its bladder is filled, here also the pressure due to the air is working। तो अगर हवा कम है तो हम किक नहीं कर सकते फुटबॉल को, अगर हवा उसमें नॉर्मल है तो हम ईजिली किक कर सकते हैं, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और हवा कम है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं एटमॉस्फेरिक क्या होती है। एक थिक लेयर होती है एयर की, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ होती है। ठीक है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इनक्लोज इन फुटबॉल और टायर ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर वॉल्स, देन व्हाट अबाउट द ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड द अर्थ। क्या होता है कि जो एयर जो है हमारी फुटबॉल में होती है, टायर में होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उनकी जो लेयर्स है उनकी लेयर के साथ अटैच हो जाती है, तब जाके वो टायर जो है वो चलते हैं, मींस हमारे व्हीकल्स पे यूज़ होते हैं, और फुटबॉल का भी हम तभी यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, द एयर इन द एटमॉस्फेयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग दैट लाइज इन द एटमॉस्फेयर। द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, मीन्स आप जहाँ पर आपका फोर्स और एरिया दोनों सरफेस में बाय द वेट से ऑफ द एयर अबोव द सरफेस इज डिफाइंड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसमें क्या होगा, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। लेट अस फर्स्ट वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली दैट द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर। ये आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स में आपको देखना है कि ये हो सकते हैं नहीं हो सकते, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके जूम क्लासेस में इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद है आप दूसरे दोनों एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स में आप एक बार एक्टिविटी घर पे करके देखना, तब घर पे करके देखने के बाद मुझसे डिस्कस करना कि मैम हुआ या नहीं हुआ, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद है पीपल हैविंग विद हाई ब्लड प्रेशर। सभी को पता होगा कि हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर होता है और लो ब्लड प्रेशर होता है। पीपल्स में हाई ब्लड प्रेशर कब और अनकंफर्टेबल कब फील होता है, जब वो इम्बैलेंस बिटवीन द बॉडी फ्लूइड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आपका बॉडी का प्रेशर जो होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उससे आपका प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैन यू इमेजिन वाई डू वी फील अनकम्फर्टेबल एट हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है ज़्यादा ऊंचाई पे जाना। ठीक है, कि आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो हाई एल्टीट्यूड में। मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी होती है। ठीक है, अगर हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कि हमारी ग्रेविटी थोड़ा कम होती जाती है, हमें सांस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम किसी पहाड़ पे जाते हैं, ठीक है, पहाड़ पे हम वैसे तो आसपास के पहाड़ आपने देख रखे होंगे, तो उन पे जाना तो नॉर्मली बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पहाड़ भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आप एक टेम्पल है शायद, उस टेम्पल, वो पहाड़ के ऊपर टेम्पल है, वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो इस वजह से। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो बता रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूटिलाइज एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस बाय अस। ठीक है, बहुत जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किससे यूटिलाइज होगा, नंबर ऑफ प्लेसेस से। ठीक है, उसके बाद है रबड़ एयर सकर्स। रबड़ एयर सकर्स आपने देखा होगा कि आपकी अलमीरा के ऊपर या हैंगर्स में एक रबड़ होती है, रबड़ एयर सकर्स जिसको बोलते हैं हम उसको क्या होता है कि उसको चिपका देते हैं या उसको अटैच कर देते हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है ना वो अटैच हो जाता है
वुड के साथ और वो वहीं पर अटैच हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। क्लास ये है, जैसे रबड़ एयर शक्कर है, ये क्या होता है कि हमारा जो ये है ये रबड़ से बनी होती है, ठीक है। इसको रबड़ एयर शक्कर भी हम बोल सकते हैं। अब इस टाइप को क्या करना है कि आपने देखा होगा कि इसको हम वुड पे अटैच करेंगे, तो ये वुड पे क्या होती है, ये वुड पे जो है अटैच हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो प्रेशर है, हम इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं ऐसे करके, तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो एक दूसरे पे अटैच हो जाते हैं। इस पर हम कुछ हैंग कर सकते हैं, हैंगिंग कर सकते हैं। तो वो सेम चीज़ आप दिखा रखी होगी कि काफ़ी बार जैसे हम इसको देखते हैं कि मिरर पे भी अटैच हो जाती है। ये तो आपके ये तो कुछ वॉल्स पे लगाने के लिए, टाइल्स पे लगाने के लिए है, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ इस टाइप सा ही होता है कि अगर हम इस पर थोड़ा सा प्रेशर भी डालते हैं ना, तो वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सेम चीज़ दिखा रखी है। रबड़ एयर शक्कर आर यूज टू हैंगर और स्टिक शो पीस ऑन द वॉल्स और अलमीरा। द रबड़ शक्कर इज स्लाइटली प्रेस्ड ऑन द सरफेस। वो सेम चीज़ कह रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा कि सरफेस पे प्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है, उस सरफेस पे, वेयर वी वॉन्ट इट टू गेट स्टक, और वो उसके साथ फंस जाएगा। तो क्योंकि हम थोड़ा सा प्रेशर लगा रहे हैं तो इसके साथ ये फंस जाता है, ठीक है। उसके बाद द एयर इनसाइड इट रिमूव्ड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द सराउंडिंग कीप इट स्टक ऑन द वॉल और अलमीरा। अगर हम थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस पर बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके ये रिमूव होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, पैराड्रोपिंग यूज पैराशूट वाइल फॉलिंग डाउन। एयरक्राफ्ट आल्सो यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो अगेंस्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। और पैराड्रोपिंग और पैराशूट जो है उसमें क्या होता है कि अगर आप पैराशूट यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, एटमॉस्फेरिक फोर्स की। द पैराशूट ब्लॉक्स द एयर, जो पैराशूट है वो ब्लॉक्स हो जाता है एयर के अंदर। एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो एक्टिंग करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स आपने देखा होगा, टीवीज़ में देखा होगा कि पैराशूट उसी तरफ मूव करता है जिस तरफ आपका एयर जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों में पैराशूट में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग चलता है वो, ठीक है। उसके बाद दिस स्लो डाउन्स द रेट ऑफ फॉलिंग एंड द पर्सन गेट अ सेफ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। उससे क्या होता है कि जो पर्सन है वो सेफ लैंडिंग कर जाता है। द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर एक्यू टू वेदर प्रेडिक्शन। काफ़ी बार क्या होता है, वेदर प्रेडिक्शन के साथ हम पैराशूटिंग करते हैं। जैसे काफ़ी बार रेनिंग होती है, काफ़ी बार स्नोफॉल होती है, तो इन वेदर्स में हम पैराशूट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपकी जो हेल्थ है वो हेल्थ को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ इसमें बता रखी है। अब आपका ये चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कंप्लीट करने के बाद अब जो इसके चेक पॉइंट थर्ड क्वेश्चन है, वो जो फिलिप्स होते हैं बेटा वो आपको बुक में ही मेंशन करने होते हैं, ठीक है। फिलिप्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए और कॉलम्स हो गए, आंसर इन वन वर्ड हो गया। बाकी उसके बाद FG आपकी डिफाइंड दिस टर्म है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग टर्म है, और आंसर दिस क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में करने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर्स जो है वो सेंड कर दूंगी और PDF बना के सेंड कर दूंगी। So have a good day.